जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जानकारी चल रही है चंद्रमा और राहु देवता के ग्रहण योग को लेकर। चंद्रमा और राहु देवता अक्सर हमने देखा है प्रिय दर्शकों, जिस भी भाव में बैठे हों उसे ग्रहण योग कह दिया जाता है। और ग्रहण योग के नाम पर बहुत सारे लोग बहुत बाद में अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। उसका सबसे मुख्य कारण ये होता है कि ग्रहण योग में सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मारक ग्रह कुंडली में कौन सा बनता है और ग्रहण योग में चंद्रमा और राहु दोनों में से योग कारक ग्रह कौन सा बनता है। इन दोनों ग्रहों के बारे में पूर्णतः जानकारी लेने के बाद ही आप ग्रहण योग को सही ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। जैसा मैंने कल तक आपको विस्तृत जानकारी दी कर्क लगन की कुंडली के बारे में, ये आपने जाना कि कर्क लगन में कहाँ ग्रहण योग बहुत गड़बड़ वाले फल दे सकता है और कहाँ यही ग्रहण योग कहे जाने वाला अच्छे रिजल्ट देने में भी बाध्य सिद्ध होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, आप ये बात सदैव याद रखिएगा, मैं सिर्फ ग्रह की दशाओं और अंतरदशाओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, अगर आप सारे प्रोग्राम्स को सुनते हैं तो बहुत सारे लोग अब इस प्रोग्राम को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। वो काल सर्प और पितृदोषों से आगे जाकर ग्रह दशाओं के बारे में भी सोचना शुरू कर रहे हैं। और ग्रह दशाओं के बारे में सोचना इस जागृति कार्यक्रम का मूल नियम रहा है, क्योंकि वही इस विद्या का मूल आधार है। आपको किसी वहम में ना पड़ते हुए सिर्फ अपनी लगन कुंडली में दशा अंतरदशा चेक करनी होगी। अगर आप सही ढंग से ये विवेचन कर पाएँ या आपको पहली दूसरी बार नहीं समझ में आ रहा तो किसी विद्वान की मदद ले लें, उससे पूछ लें कि आपकी ग्रह दशा कौन से ग्रह की चल रही है, वो कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है और वो आपको कितने पॉजिटिव या कितने प्रतिशत नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य हुआ है। तो आप कुंडली की बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर पाएंगे और बहुत सारे वहमों से निकल पाएंगे। ये विद्या वहम में डालने के लिए नहीं है, ये विद्या वहमों से निकालने के लिए है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि सही विद्वान सही ढंग से उसे डिफाइन करना चाहिए, वो डिफाइन करे और आपको बात समझ में आए और आप प्रॉब्लम छोटे से छोटे रेमेडियल मेजर्स करके भी हल कर सकें। कल तक मैंने बात की विस्तृत रूप से जानकारी के लिए कि कल तक आप कर्क लगन की कुंडली के बारे में जानें, चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग किस भाव में कैसा रिजल्ट दे करके कहाँ कहाँ हमें किसकी शांति करवानी बनती है। अपनी इसी श्रृंखला को प्रिय दर्शकों कंटिन्यू में करता हुआ आज बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली। ये सिंह लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 5 नंबर लिखा है। लगन में 5 नंबर लिखा होने की वजह से ये सिंह लगन की कुंडली बनी, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्य देवता। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखेगा, सूर्य और चंद्रमा चाहे एक दूसरे के अति मित्र हैं और हमारे शास्त्रों में उन्हें पति और पत्नी की पदवी प्राप्त है, लेकिन प्रिय दर्शकों, सूर्य का तत्व बिल्कुल तेज तत्व है और चंद्रमा एक जल तत्व का ग्रह है। ये सूरज क्रूरता में आता है ग्रह और चंद्रमा सौम्य ग्रहों में आता है। और इन दोनों ग्रहों को आपस में एक दूसरे के साथ एक कंटेंट में नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर चंद्रमा बढ़ जाए तो सूर्य का तत्व कम होना शुरू होता है। अगर बॉडी में सूर्य का तत्व बढ़ जाए तो चंद्रमा का तत्व कम होना शुरू हो जाता है। ये दोनों बैलेंस में कभी नहीं रहते, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को खत्म करने वाले तत्व हैं। तो सिंह लगन की कुंडली में सूर्य देवता ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? सूर्य देव ने चंद्रमा देवता को 12वें घर का मालिक बनाया। 12वां घर
विदेश सेटलमेंट का, 12वां घर विदेश के खर्चे का, 12वां घर अस्पताल के खर्चे का, जेल यात्रा का, पति पत्नी के पर्सनल टाइम का। तो 12वें घर से हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। और सूर्य देव ने चंद्रमा देवता को 12वें घर का मालिक बना दिया, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक माना जाता है, क्योंकि वो त्रिक स्थानों में आता है। 6, 8, 12 यानी त्रिक स्थान कहे जाते हैं। तो सूर्य देव ने चंद्रमा देवता को 12वें घर का मालिक बनाया। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि राहु देवता को कोई भी घर नहीं मिला हुआ। राहु देवता का एक ही फॉर्मूला होता है कि अगर अपने मित्र के घर में बैठे तो वो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देगा, अच्छी जगह पर अगर मित्र के घर में बैठे। अगर अपने शत्रु के घर में बैठे, यानी मंगल के किसी घर में आ गया, या बृहस्पति के घर में आ गया, या चंद्रमा के घर में आ गया, या सूर्य के घर में आ गया, तो वहाँ राहु देवता पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देता है। राहु की अपनी राशि कोई भी नहीं मानी जाती। राहु मित्र के घर में गया, अच्छे भाव में प्लेस्ड हो गया, तो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देगा। अगर राहु देवता अपने शत्रु के घर में गया तो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे भाव में प्लेस्ड होता हुआ भी वो बुरे फल ही देता मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज सिंह लगन की कुंडली में बात करते हैं कि ग्रहण योग की क्या स्थिति होती है और किस ग्रह को शांत करना है। राहु और चंद्रमा जिस भी भाव में बैठेंगे ये ग्रहण योग ही कहा जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहाँ राहु अगर बुरे भाव में बैठा होगा और वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको खराब फल देगा, उसके साथ साथ चंद्रमा भी इस लगन कुंडली का अति मारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि वो द्वादशेष है और अपनी दशा अंतरदशा में चंद्रमा भी आपको सदैव कष्ट देता मिलेगा। हाँ, एक विपरीत राज्यों की कंडीशन अलग है, वो 6, 8, 12 में पड़ा हो वो छोड़ दीजिए, लेकिन चंद्रमा देवता को फिलहाल आप मारक कंसिडर करके चलिए। तो इन दोनों ग्रहों की शांति होना भी इस लगन कुंडली में संभव हो जाता है, क्योंकि ग्रहण योग में राहु देवता भी मारक बन जाते हैं और चंद्रमा देवता भी अति मारक बन जाते हैं। लेकिन ये कंडीशन भी प्रिय दर्शकों आपको लगन कुंडली में इसकी प्लेसमेंट देख करके डिसाइड करनी होगी कि इसकी प्लेसमेंट आपको कैसा रिजल्ट देने में सक्षम होगी। आपको फिर शांति किस ग्रह की करवानी होगी। मान लीजिए प्रिय दर्शकों, राहु और चंद्रमा अगर दशम भाव में पड़े हो, यानी वृष राशि के राहु और वृष राशि के ही उच्च के चंद्रमा, दोनों ही ग्रह यहाँ उच्च के माने जाते हैं। लेकिन अगर किसी की भी कुंडली में दशम भाव में सिंह लगन में राहु और चंद्रमा पड़े हों, तो हम सदैव उसे ये हिदायत देते हैं कि कृपया आप जाकर के चंद्रमा की शांति करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आई हुई चंद्रमा की शांति आपको राहु देवता के अच्छे फल देने में राहु देव को बाध्य नहीं करेगी। क्योंकि इस लगन कुंडली में अगर दशम भाव में राहु और चंद्रमा पड़े हुए तो राहु अच्छे फल देने में बाध्य होगा और चंद्रमा आपके कामकाज को सदैव खराब करने वाला होगा। अब ये बात थोड़ी सी रिसर्च की आ गई प्रिय दर्शकों, यहाँ आपको सदैव शांति चंद्रमा देवता की करवानी होगी, क्योंकि चंद्रमा खराब कर रहा है राहु को अच्छे फल देने के लिए। मैं पहले भी आपको इसकी विस्तृत जानकारी देता आया हूँ प्रिय दर्शकों। राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ आप राहु की शांति के ही पीछे पड़ो। आप कहो जी मेरा तो मन परेशान रहता है, राहु का पाप प्रभाव आ गया तो राहु की शांति करवा दो। अगर दशम भाव में राहु और चंद्रमा पड़े होंगे तो आपको चंद्रमा देवता की शांति करवानी होगी, क्योंकि चंद्रमा द्वादशेष है, वो राहु पर गलत प्रभाव डालकर राहु को अच्छे फल देने में रोकता है, अच्छे फल देने में दिक्कत परेशानियों में लाता है और अच्छे फल देने में रुकावट पैदा करता है। तो हमें चंद्रमा की शांति करके राहु को अच्छे फल देने से, राहु को अच्छे फल या राहु से अच्छे फल लेने में राहु को बाध्य करना होगा। यही कंडीशन अप्लाई होगी प्रिय दर्शकों अगर राहु चंद्रमा 11वें भाव में पड़े हुए। 11वें भाव में पड़े हुए भी राहु देवता को उच्च का माना जाता है। राहु देव, ये कंट्रोवर्सी बड़ी सदियों से चली आ रही है। राहु देवता को 2 नंबर राशि में भी उच्च का माना जाता है, राहु देव को 3 नंबर राशि में भी उच्च का माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही राशियां
उसकी अति मित्र राशियां हैं, जिसमें आकर सदैव राहुदेव अच्छा फल ही देते हैं। अगर प्रिय दर्शकों इसी लगन कुंडली में 11वें भाव में राहु और चंद्रमा पड़े हुए, तो आपको यहां पर भी चंद्रमा देवता की शांति करानी होगी, क्योंकि जातक ने खर्च उठा के लाभ में रख दिया और राहु देवता यहाँ पहले ही उच्च के पड़े हुए हैं। राहु देवता अच्छा रिजल्ट देने में सदैव बाध्य रहेंगे और हम अक्सर देखते हैं कि राहु देव को ही बदनाम किया जाता है। कुछ भी बात समझ में ना आए, राहु केतु की शांति करा लो, राहु केतु की शांति करा लो, यही डोंडी पीटी जाती है। पर प्रिय दर्शकों, ये लगन कुंडली टू लगन कुंडली वेरी करता है, ये हमेशा अशुभ फलकारी नहीं होते। अगर 11वें भाव में राहु चंद्रमा पड़े होंगे तो सदैव स्मरण रखिएगा कि कभी भी आपको राहु की शांति नहीं करवानी है, सदैव आपको चंद्रमा देवता की शांति करवा के राहु की दशा अंतरदशा में अच्छे फल लेने में बाध्य करना है। और राहु देवता यहाँ अच्छे फल देने में बाध्य होंगे क्योंकि वो उच्च के पड़े हैं और चंद्रमा देवता का साथ आना उच्च के रिजल्ट्स में कमी लाता है। अगर हम चंद्रमा को शांत करते हैं तो राहु पूर्ण अपने अच्छे फल देके आपका जीवन यापन आसान अवश्य कर देगा, क्योंकि जब भी ग्रहण योग की बात आती है तो राहु को ही अक्सर बदनाम करके उसकी शांति के एवज में पैसे लिए जाते हैं। पर ये हर लगन कुंडली पर हर भाव में अप्लाई नहीं होता। हो सकता है चंद्रमा भी राहु देव को खराब कर रहा हो और आपको चंद्रमा की शांति कराकर अपने अच्छे रिजल्ट्स गेन करने में राहु देवता को बाध्य करना पड़े। दर्शकों, राहु चंद्रमा अगर चौथे भाव में पड़े हुए तो ये दोनों ही ग्रह नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर प्रॉपर आपको ग्रहण योग की शांति करवानी होगी। दोनों ग्रहों के ही दान पुण्य करके, दोनों ग्रहों का ही पाठ पूजन करके आपको इस भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स में अगर आपको बचाना है तो राहु चंद्रमा जो दोनों नीच के चौथे भाव में आए हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर ग्रहण योग की शांति करवा करके आपको भाव को, चौथा भाव अगर चौथे भाव में ग्रहण योग लगा है तो चौथे भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट तभी मिल पाएंगे जब आप इस ग्रहण योग की प्रॉपर शांति करवा लेंगे और दोनों ग्रहों का आपको दान पुण्य करके इस रिजल्ट्स लेने में ये ग्रह बाध्य कर सकते हैं। यही ग्रहण योग अगर प्रिय दर्शकों पंचम भाव में पड़ा हो, पंचम भाव में अगर ये ग्रहण योग बना होगा तो भी आपको ये नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य होगा और आपको दोनों ग्रहों की शांति करवानी होगी। यहाँ संतान को कष्ट आने का योग बनता है, संतान से कष्ट का योग बनता है, पेट में प्रॉब्लम आने का योग बनता है, अनसर्टेन लॉस का योग बनता है, लव रोमांस में नाकामयाबी का योग बनता है, क्योंकि ग्रहण आपके पंचम भाव में लग गया तो पंचम भाव के रिगार्डिंग सारे ही नेगेटिव रिजल्ट मिलने का योग बनता है। बंदे का माइंड भी कभी पूर्णतः स्टेबल नहीं होता, या तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है और वहाँ उसके रिजल्ट्स में कमी आ जाती है। तो यहाँ भी अगर पंचम भाव में राहु चंद्रमा पड़े होंगे तो आपको सही ग्रहण योग की शांति करवा के अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना होगा और पंचम भाव से बचाना है। अगर आपने अपनी कुंडली को, तो इन दोनों ग्रहों की शांति करवा के अच्छे रिजल्ट देने में वो आप बाध्य कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपने जाना कि सिंह लगन की कुंडली में भी ज़रूरी नहीं है कि आप राहु को ही बदनाम करें। हो सकता है केतु की शांति करा के राहु से आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेने पड़े। तो ये बात प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करती है। ये बात विस्तृत रूप से आप समझते चले जाइए ताकि आपको कुंडली के विवेचन करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। मैंने घर के बरकत के बारे में बहुत सारे टिप्स दिए हैं। आप में से बहुत सारे लोग जब फीडबैक देते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप छोटा सा टिप लेकर के ही अपने जीवन को सुधारने की कम से कम कोशिश करते हैं। और जिसका राशि से लगन से कोई लेना देना भी नहीं होता, वो हर बंदे के लिए जनरली होता है, कोई भी उसे अप्लाई करके अच्छा रिजल्ट ले सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। हमारे घरों में अक्सर जो कूड़ेदान होता है वो राहु केतु का संकेतक सूचक माना जाता है, राहु केतु को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर कूड़ेदान हम ढक के ना रखें तो हमारे घर में राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी फैलती है और वो हमारी घर की बरकत को ख़त्म करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी कूड़ा कचरा आप रखते हो वो सदैव ढक के रखें ताकि राहु केतु का नेगेटिव प्रभाव आपके घर में ना फैले और घर का माहौल बरकत वाला बना रहे।
तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें।